बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लॉ गेट सीरीज़ का जो फर्स्ट लेक्चर है मौलवी तमीज़ुद्दीन केस उसको डिस्कस करने लगे हैं। इसे थोड़ा सा पहले मैं हिस्ट्री में आपको लेके जाऊंगा। हिस्ट्री इस तरह से है कि ये एक ऐसा केस था पाकिस्तान की हिस्ट्री का जिसने नज़रिया ज़रूरत को जन्म दिया। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी इसने जन्म दिया पाकिस्तान के अंदर, और ये बाद में जो आइनी माहरीन हैं और लीगल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इस चीज़ को कहा है कि शायद ये केस अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह डिसाइड ना होता तो बाद में जितने मार्शल लॉज आए हैं या उसके बाद अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स आई उनका रास्ता शायद रुक जाता। तो ये लॉ गेट के सिलेबस के अंदर सबसे फर्स्ट केस है। तो उस वक्त तक इसकी बैकग्राउंड ये थी कि जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान और इंडिया जो क्रिएट हुए हैं बने हैं तो वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उनको पास किया था 18 जुलाई 1947 को। उसके बाद ये दोनों मुल्क पाकिस्तान और इंडिया बने हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जब ये बना उस वक्त पाकिस्तान में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है उसको अमेंड करके तो उसको लगाया गया, उसको इन्फोर्स किया गया। लेकिन उसके मुताबिक जो बेसिक पाकिस्तान का जो एग्जेक्टिव थी उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस की गई थी, लेकिन उसके बाद बाकी चेंजेस उसके अंदर नहीं हुई थी। उसके जब पाकिस्तान बना उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आई। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं कि पाकिस्तान का फर्स्ट ड्राफ्ट था, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट था, और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन करारदाद मकासद पाकिस्तान के अभी तक जितने 3 आइन बने हैं उनके अंदर एज ए प्रीएम्बल दबाचे के तौर पे शामिल है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर ये था कि उसमें बेसिक राइट से उनको उसमें डिफ़ाइन किया गया था। पाकिस्तान का जो मज़हब है, पाकिस्तान का पब्लिक रिलीजन इस्लाम उसमें कंसिडर किया गया था। पाकिस्तान उस वक्त जमहूरिया तो नहीं था, जमहूरिया तो 1956 के बाद पाकिस्तान बना जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था। लेकिन एक इसमें काबिल ज़िक्र बात यह है, एक डिस्कशन है, वो ये है कि हम अपनी आज़ादी का दिन 14 अगस्त 1947 को मनाते हैं और इंडिया अपनी आज़ादी का दिन 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ था। लेकिन इसमें हल्का सा डिफरेंस ये है कि अगर आप इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को स्टडी करें, उसका मुतालिया करें, तो उस वक़्त ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो एक्ट पास किया था कानून आज़ादी हिंद, इसके मुताबिक ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों डोमिनियंस बने थे। आपको थोड़ा हिस्ट्री में अगर आप जाएं तो आपको ख़ुद भी ये चीज़ नज़र आएगी कि पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, और इंडिया जो इंडिपेंडेंट जब हुआ है उसके बाद इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान का कोई हेड ऑफ स्टेट नहीं था। हेड ऑफ स्टेट पाकिस्तान का उस वक्त ब्रिटिश किंग या क्वीन होती थी, और पाकिस्तान में आखिरी मंजूरी के लिए कवानीन यहाँ से जाते थे ब्रिटिश, और वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ऑफिस था, उसमें गवर्नमेंट का सेक्रेटरी बैठता था। यूके में उसको सेक्रेटरी फॉर इंडियन अफेयर्स ठीक उसको कहा जाता था। तो ये इसकी हिस्ट्री थी थोड़ी। जब पाकिस्तान में 56 का कॉन्स्टिट्यूशन जब पाकिस्तान में आया तो उस वक़्त पाकिस्तान पर जमहूरिया बना, पाकिस्तान में गवर्नर जनरल का ओहदा ख़त्म किया गया और पाकिस्तान में हेड ऑफ स्टेट सदर पाकिस्तान को बनाया गया। अब पाकिस्तान का कोई भी ब्रिटिश के साथ हेड ऑफ स्टेट के लेवल पे कोई रिलेशन नहीं है। कोई भी पाकिस्तान का वर्किंग रिलेशनशिप हेड ऑफ स्टेट के तौर पे नहीं है ब्रिटिश के साथ। पाकिस्तान का हेड ऑफ स्टेट अब सदर पाकिस्तान है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। ये थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री थी जो मैंने इसके बैकग्राउंड में आपको बताई। केस का जो है ना वो इस तरह से है कि पाकिस्तान की फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट जो असम्बली थी, पाकिस्तान की आइन साज असम्बली थी। अगर आप देखें तो आपको ये भी बड़ी एक यूनिक सी बात लगेगी कि पाकिस्तान तो 14 अगस्त 1947 में बना, लेकिन आप सोचते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन कब हुए थे? सोचने की बात है ना कि पाकिस्तान में इलेक्शन, ठीक है पाकिस्तान तो बन गया, अब इलेक्शन पाकिस्तान में कब हुए? पाकिस्तान की पहली आइन साज असम्बली जो थी वो पाकिस्तान में कहाँ से वजूद हुई थी? ठीक, वो पाकिस्तान में कहाँ से आई थी? इस चीज़ पे कभी आपने गौर किया? सोचने की बात, उसका जवाब ये है कि जब इससे पहले इलेक्शन 45 में हुए थे और उसमें मुस्लिम इलाकों के वो इलाके जो पाकिस्तान में शामिल थे उनके मेंबर्स जो शामिल थे उनको मिला के पाकिस्तान की फ़र्स्ट
कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली पाकिस्तान की पहली कानून साज असम्बली बनाई गई थी। उसी असम्बली को डिज़ोल्व किया गया था 1954 में। गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद साहब ने इसके ख़िलाफ़ मौलवी तमीज़ुद्दीन, जो पाकिस्तान की पहली आइन साज असम्बली के दूसरे सदर थे, स्पीकर भी थे, वो पाकिस्तान की आइन साज असम्बली के पहले सदर कायदे आज़म थे। उनकी जब वसाल हो गया, डेथ हो गई 11 सितंबर, उसके बाद मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब पाकिस्तान के फर्स्ट जो असम्बली है उसके सदर बने थे। तो मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब ने, जब गवर्नर जनरल साहब ने 1954 में पाकिस्तान की फ़र्स्ट जो असम्बली थी आइन साज, उसको डिज़ोल्व कर दिया, तोड़ दिया, तो उसकी रेमडी के तौर पे, लीगल रेमडी के तौर पे मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब जो थे वो चीफ़ कोर्ट सिंध में गए थे। इसमें एक बात मैं आपको और बताऊं कि जब तक पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स नहीं हुआ था, उस वक़्त 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत हाई कोर्ट को चीफ़ कोर्ट कहा जाता था, और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के बाद में इसका नाम सुप्रीम कोर्ट रखा गया। तो उस वक़्त ये फेडरल कोर्ट होती थी, वफाकी अदालत इसको कहते थे। तो इस वजह से ये जो एक्ट था गवर्नर जनरल का, इसको चैलेंज किया गया था मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब ने सिंध चीफ़ कोर्ट के अंदर, सिंध हाई कोर्ट आप समझ लें उसको। तो सिंध हाई कोर्ट ने ये कहा कि गवर्नर जनरल साहब जो थे उन्होंने अपना जो एक्ट किया था ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये गैर आइनी है। तो उन्होंने क्या किया कि असम्बली को रेजोल्यूशन का फ़ैसला था गवर्नर जनरल का, इसको उन्होंने ख़त्म कर दिया और असम्बली को बहाल कर दिया। अब इसके जवाब में गवर्नर जनरल साहब जो थे उन्होंने फेडरल कोर्ट के अंदर अपील की, और फेडरल कोर्ट के अंदर ये केस जो था वो दोबारा इसकी हीयरिंग हुई। तो उसमें जो बेंच बना था उसमें फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मोहम्मद मुनीर चीफ जस्टिस थे, फिर उसके बाद जस्टिस मोहम्मद शरीफ थे, जस्टिस S.A. रहमान थे, जस्टिस A.S.M. अकरम थे और जस्टिस कॉर्लिनियस थे। इसका जब फ़ैसला आया तो ये फ़ैसला जो था ये 4-1 की रेशो से था। 4-1 की रेशो का मतलब ये था कि जस्टिस कॉर्लिनियस जो थे, इन्होंने अपना डिसेंडिंग नोट इसके अंदर लिखा था। उन्होंने कहा था कि लॉ इज़ सुप्रीम, कि लॉ जो है वो सबसे अबव है। लेकिन बाकी जो 4 जज साहबान थे उन्होंने ये कहा कि ये जो कौम के, क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त उन्होंने कहा था एक नाजुक जो मोड़ से गुजर रहा है, तो कौम के मुफाद के अंदर गवर्नर जनरल का जो एक्ट है इसको ये जायज़ है। तो फेडरल कोर्ट ने इसको जायज़ करार दे दिया। तो ये आप हिस्ट्री, लीगल हिस्ट्री में भी जब जाते हैं तो एक चीज़ आपको बहुत मिलती है, तो अक्सर जस्टिस मोहम्मद मुनीर साहब का नाम आपको जो कानून की बुक्स में और पाकिस्तान की आइनी हिस्ट्री और पाकिस्तान की लीगल हिस्ट्री उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। मीडिया के ऊपर भी बहुत ये बात का डिस्कस होता है। अगर इस तरह का कोई फेडरेशन के ख़िलाफ़ केस आ जाए तो उसमें जस्टिस मुनीर साहब का जो नाम है ये बहुत ज़्यादा उसके अंदर यूज़ होता है। उसकी वजह ये है कि फ़र्स्ट ये जो केस है मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब का वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये एक आप समझ लें एक पाकिस्तान की हिस्ट्री का बड़ा हिस्टोरिकल केस है ये। और हिस्टोरिकल इस तरह से है कि अगर आप डेप्थ में सोचें तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी लॉ के अंदर बहुत ज़्यादा, इक्विटी के अंदर भी, और आपका पार्ट 2 का सब्जेक्ट इक्विटी के उसके अंदर लीगल प्रेसिडेंट यूज़ होती है। प्रेसिडेंट किस चीज़ को कहते हैं? प्रेसिडेंट जो हैं वो आपकी अदालती नज़ीरें होती हैं, उनको प्रेसिडेंट्स कहा जाता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है ये क्योंकि आपकी जो हायर जुडिशरी है उसके डिसीजन को प्रेसिडेंट कहा जाता है। तो ये जो मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब का जो फेडरल कोर्ट ने जस्टिस मुनीर साहब की सरबराही में जो फ़ैसला किया था कि इस सिंध चीफ़ कोर्ट के फ़ैसले को इन्होंने कलादम करार दे दिया था, और गवर्नर जनरल साहब का इकदाम जो था असम्बली को डिज़ोल्व करने का इसको बरकरार रखा, तो आइंदा आने के लिए एक प्रेसिडेंट बन गया था। इससे मिलता जुलता एक केस और है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर तो उनके अंदर हम उसको टी स्टडी करेंगे। वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का केस जो था, जब उनकी असम्बली डिज़ोल्व हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहाल कर दिया था। तो ये केस जो था ये पाकिस्तान में नज़रिया ज़रूरत जो है इसी केस के फ़ैसले से थी, पाकिस्तान में हुआ जन्म उसका।
और इसी केस के फैसले की वजह से आगे अभी तक जो लोग लीगल ओपिनियन देते हैं कि शायद अगर ये इस तरह फैसला ना होता तो। लेकिन एक बात इसमें याद रखें कि ये इसकी जजमेंट जो आई थी वो टेक्निकल बेस के ऊपर थी। ये भी इसका एक पहलू है कि ये जजमेंट जो आई थी ये टेक्निकल बेस के ऊपर थी, और टेक्निकल बेस के ऊपर इसको फेडरल कोर्ट जो थी उसने फैसला अपना ये दिया था कि उसमें गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद साहब जो थे उनके एक्ट को उन्होंने असेंबली डिसॉल्व करने का उसको बरकरार रखा था। इसके फैक्ट जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं। इन 1954 गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद dissolved the Constituent Assembly of Pakistan. Earlier, he dismissed the Prime Ministership of Khwaja Nazmuddin, who enjoyed the confidence of Constituent Assembly. Maulvi Tamizuddin Khan, the President of Constituent Assembly and the representative from East Bengal, उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान ये दो होते थे, challenged the Governor General's action in the Sindh Chief Court, where the dissolution was ruled as ultra vires. इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो सिंध चीफ कोर्ट ने करार दे दिया। द फेडरल गवर्नमेंट अपील्ड इन द कंट्री एपेक्स कोर्ट फेडरल कोर्ट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, 1935 के एक्ट में चीफ कोर्ट और उसके बाद फेडरल कोर्ट्स ये बनाई गई थी। तो उसकी जजमेंट जो आई थी 1955, द फेडरल कोर्ट लेड द चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर रूल्ड इन द सपोर्ट ऑफ गवर्नर जनरल। The court suspended the decision of Sindh Chief Court and held the Governor General and not the Constituent Assembly to be sovereign authority. इन्होंने ये कहा था गवर्नर जनरल जो था ये sovereign एक अथॉरिटी है। The court given opinion that royal assent can only be given by the Governor General as Pakistan as still a dominion and hence not a fully independent country. क्योंकि मैंने इससे पहले आपको बैकग्राउंड बताया कि पाकिस्तान उस वक्त डोमिनियन था और गवर्नर जनरल के पास सारे इख्तियारात थे उस वक्त। तो उन्होंने ये कहा कि गवर्नर जनरल के पास सारे इख्तियारात होने की वजह से गवर्नर जनरल का ये एक्ट जो है असम्बली को रिजॉल्व करने का ये जायज़ है। लेकिन इसके साथ जस्टिस एल्वन रॉबर्ट कॉर्लिनियस ने ये लिखा था कि ये जो कोर्ट लॉ है, उन्होंने आर्गूमेंट दिए थे कि लॉ इज़ सुप्रीम, कि लॉ जो है वो सुप्रीम है, और इसी वजह से ये 4:1 की रेशो से ये जब फैसला आया तो उसके बाद फिर जो पाकिस्तान के अंदर पूरा ये चैप्टर एक अभी तक जो चल रहा है नज़रिया ज़रूरत का, तो इसमें लॉ गैड के स्टूडेंट के लिए अगर हम देखें तो इसका एनालिसिस किस तरह करेंगे। पहली बात इसमें यह है कि मौलवी तमीज़ुद्दीन केस के फैक्ट इसका ये है कि जब गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने असम्बली को डिसॉल्व किया, पाकिस्तान की फ़र्स्ट असम्बली को तहलील किया, तो उस वक़्त पाकिस्तान की आइन साज असम्बली के जो सदर थे वो मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब थे। इन्होंने गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद का ये एक्ट, ये इक़दाम जो था, इसको सिंध चीफ़ कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, उसके अंदर इन्होंने पटिशन दायर की और सिंध चीफ़ कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल अल्ट्रा वाइज कर दिया। तो उन्होंने कहा गवर्नर जनरल जो था वो असम्बली को डिसॉल्व नहीं कर सकता। इसके फिर अपील हुई। अपील जो हुई थी फेडरल कोर्ट थी, जैसे 1935 के एक्ट मैंने बताया कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, फेडरल कोर्ट थी, और फेडरल कोर्ट ने इस फैसले को 4-1 की रेशो से गवर्नर जनरल के हक़ में उसको कर दिया। सिर्फ उसमें जस्टिस AR कॉर्लिनियस जो थे, इन्होंने उसके अंदर अपना एक डिसेंटिंग नोट लिखा था। उन्होंने कहा था कि लॉ इज़ सुप्रीम एंड अबव, लॉ जो है वो सुप्रीम है, आला है, और अबव है, ऊंचा है। ये इसके अंदर इसके फैक्ट हैं कुछ, और इसके जो आगे कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो यही हैं कि इसने पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की लीगल हिस्ट्री में और पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर नज़रिया ज़रूरत को जन्म दिया। नज़रिया ज़रूरत आप अक्सर सुनते, नज़रिया ज़रूरत को इस केस की वजह से पाकिस्तान में जन्म हुआ है इसका। बाकी इस केस के अंदर जो मैंने आपको जो हिस्ट्री दी है, डिटेल दी है, उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें नॉलेज मिला होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो एपिसोड होगी उसके अंदर हम फर्दर जो केस है उनको डिस्कस करेंगे।